हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2। इस पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे एंड वेज डिटर्मिनेशन का प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है कॉम्पनसेशन प्लानिंग का, दैट इज टू इंश्योर द इक्विटी, the impartiality और fairness towards the employee। तो इसके 3 डायमेंशन होते हैं। पहला इंटरनल इक्विटी, मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफिकल्ट जॉब्स हैं उनको आप ज़्यादा पे करोगे एज कंपेयर टू द जॉब विच इन्वॉल्व लेस डिफिकल्टीज। ये हो गई इंटरनल इक्विटी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इक्विटी, कि जो सिमिलर जॉब्स हैं लेबर मार्केट में उसके कंपैरिजन में आप उन्हीं जॉब्स के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फेयरली पे कर रहे हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो सिमिलर जॉब्स को लेबर मार्केट में हाई पे मिल रहा है लेकिन आप लो पे उनको पे कर रहे हो, या फिर लेबर मार्केट में जो उनका पेमेंट है आप उसके कंपैरेटिवली उनको लेस पे कर रहे हो या मोर पे कर रहे हो। आपको वही पे करना है जो कि लेबर मार्केट के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है। तो दैट इज टू इंश्योर एक्सटर्नल इक्विटी। देन इंडिविजुअल इक्विटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई भी 2 लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेम जॉब पर काम कर रहे हैं तो आपको उनको इक्वली पे करना है। ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा पे कर रहे हैं और एक को कम कर रहे हैं। दैट इज टू इंश्योर इंडिविजुअल इक्विटी, यानी कि इन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्ट टैलेंट। कॉम्पनसेशन जो स्ट्रक्चर है वो क्यों डिजाइन किया जाता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड पीपल को अट्रैक्ट कर सके। कि जब आप जॉब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, आप वैकेंसीज देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड पीपल अप्लाई करें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके लिए सबसे क्या होता है कि अगर आप कॉम्पिटेंट पीपल को अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर करते हो तो वो उनको मोटिवेट करता है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज रिटेन टैलेंट। अगर आज आपने एक एम्प्लॉय को 40,000 की सैलरी पे रखा है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको 2 साल बाद भी 40,000 ही देंगे या 5 साल काम करने के बाद भी 40,000 देंगे। ऐसा होगा तो वो आपकी जॉब को क्विट कर देगा फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि उसका पे लेवल राइज ही नहीं हो रहा है। तो टैलेंट को रिटेन करने के लिए आपको उनको प्रॉपर हाइक्स देना ज़रूरी है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपका जो कॉम्पनसेशन है वो आपको टैलेंट को रिटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज न्यू एंड डिजायर्ड बिहेवियर। जो भी बिहेवियर होता है एम्प्लॉय का, वेदर इट इज रिस्क टेकिंग और टेकिंग न्यू इनिशिएटिव्स और शोइंग द कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर गेनिंग द एक्सपीरियंसेस और शोइंग लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और टुवर्ड्स द जॉब। तो ये जो सारे बिहेवियर है आपको इनसे पे के थ्रू इनको रिवॉर्ड देना है। इस बिहेवियर के लिए एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करना है, क्योंकि अगर कंपनी ऐसे बिहेवियर्स के लिए रिवॉर्ड नहीं करेगी एम्प्लॉय को तो फिर वो बाहर जाकर किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ हायरिंग शुडंट बी टू हाई, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ हायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी दैट में इंकर द लॉस टू द कंपनी, और जो आपका बजट है वो हिल जाएगा। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है दैट शुडंट बी टू हाई, यानी कि आप एक एम्प्लॉय को इतना स्मार्टली कॉम्पनसेशन पैकेज ऑफर करें कि ना तो वो ओवर पेड हो और ना वो अंडर पेड हो। नेक्स्ट इज कंप्लाई विद लीगल रूल्स। अब बहुत सारे एक्ट हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, और बोनस एक्ट है 1965, अलाउंसेस एंड फ्रिंज बेनिफिट एक्ट है। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या एक्ट हैं, आपको इनकी
जो ले डाउन किया हुआ है जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आप अपना कॉम्पनसेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो सो दैट यू कैन कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज ईज ऑफ ऑपरेशन। जो आपका कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए एंड ईजी टू ऑपरेट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके मैनेजर्स को और आपकी जो ट्रेड यूनियन है उनको बहुत ईजिली आप उनको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट कर सकते हो रिगार्डिंग योर कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ वेज स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। उससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसमें आपको वेजेस से रिलेटेड जितने टर्म्स एंड जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारे उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैं अलग से इस वीडियो में वेजेस का कोई भी कंपोनेंट, टर्म्स या कॉन्सेप्ट दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसमें मैं डायरेक्टली वेज स्ट्रक्चर से शुरू करूँगी। तो वेज स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए जो स्टेप्स होता है, सबसे पहले आता है जॉब एनालिसिस, देन जॉब इवैल्यूएशन, then wage and salary survey, then you group similar jobs into pay grades and then price each pay grade according on the wage curve, and then last step that is determine your wage structure. जॉब एनालिसिस, हमको पता है कि जॉब एनालिसिस क्या होता है कि आप जॉब एनालिसिस में एक जॉब के अंदर क्या क्या टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी होती है उसका डेटा आप कलेक्ट करते हो, प्लस उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह का टैलेंट आपको चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए डेटा कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप जॉब परफॉर्मेंसेस के स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो। नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है कि आप फाइंड आउट करते हो द वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड उस वर्थ के बेसिस पे आप जॉब्स की एक हायरार्की बनाते हो, यानी कि जो टॉप लेवल जॉब, फिर उसके बाद मिडिल लेवल जॉब एंड देन लोअर लेवल जॉब अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ द जॉब। और ये वर्थ आप कैसे डिसाइड करते हो, इसका इंफॉर्मेशन आता है जॉब एनालिसिस से निकल के। जॉब एनालिसिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विच आर नीड टू बी अंडरटेकन, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप कॉम्पनसेशन सिस्टम डिजाइन करते हो। नेक्स्ट इज इसके बहुत सारे मेथड भी होते हैं जॉब इवैल्यूएशन के, दैट इज रैंकिंग, पॉइंट एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। जब हम जॉब इवैल्यूएशन कवर करेंगे हम ये सारे मेथड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप इज वेज एंड सैलरी सर्वे। एक्सटर्नल इक्विटी को इंश्योर करने के लिए आप वेजेस एंड सैलरी सर्वे करते हो, क्योंकि आपकी जो इंटरनल इक्विटी होती है वो आप जॉब इवैल्यूएशन से फाइंड आउट कर लेते हो, एंड एक्सटर्नल इक्विटी के लिए आप वेजेस एंड सैलरी सर्वे करते हो। तो वेज और सैलरी सर्वे आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ compete कर रही है किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, वो क्या पे कर रही है, ठीक है। तो जितनी सारी जॉब्स की इंफॉर्मेशन होती है और वो प्रोवाइड करते हैं। फिर देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके बराबर में, जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उसी सेम इंडस्ट्री में जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एम्प्लॉयज़ को क्या पे करेंगी, और ये सारा कहाँ से आता है, सर्वे से आता है। आप सर्वे करने के लिए या तो आप सारी जॉब्स को ले सकते हो, अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब्स होती हैं तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो आप क्या करते हो, लिमिटेड बेंचमार्क जॉब भी ले सकते हो, लेकिन उन बेंचमार्क जॉब के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के बहुत सारे वर्कर्स होने चाहिए और कंपनीज में भी। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में वो जॉब है और बाकी सारी कंपनीज में वो जॉब है ही नहीं, या फिर 1 या 2 लोग काम कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे एक बेंचमार्क सेट करेगा, फिर तो ये बेंचमार्क जॉब नहीं हुई ना। तो बेंचमार्क जॉब के लिए कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि अदर कंपनीज में बहुत सारे वर्कर उस पर्टिकुलर जॉब पे काम करने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट,
जो जॉब का नेचर है इन टर्म्स ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, या इमीडिएट फ्यूचर में एकदम से चेंज नहीं आना चाहिए। पता लगा आपने सर्वे स्टार्ट किया, जब तक आपके सर्वे का डेटा कलेक्ट हुआ और आपने उस डेटा को प्रोसेस किया तब तक वो जॉब चेंज हो गई, तो जो आपका जितना भी आपने कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन वो यूजलेस हो जाएगा। नेक्स्ट, उस पर्टिकुलर जॉब में जो आपका सैलरी का रेंज है वो कंप्लीट रेंज होना चाहिए। मतलब उस जॉब के अंदर कुछ हाई पेड ग्रुप्स भी होने चाहिए, कुछ मिडिल रेंज वाले ग्रुप भी होने चाहिए और लोएस्ट पेड ग्रुप्स भी होने चाहिए। तो यानी कि लोएस्ट से लेकर हाई तक सारे उसमें पे स्केल्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर। फॉर्मल या इनफॉर्मल सर्विस कैसे कंडक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल थ्रू टेलीफोन्स यू कैन कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग दी बेनिफिट्स। जितने भी बेनिफिट्स होते हैं आप उनका डेटा जो है वो इनफॉर्मल सर्विस से ले सकते हैं। और या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स या कुछ सर्वे पब्लिश होते हैं रिगार्डिंग द लेबर मार्केट, वहां से भी आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है, जो पब्लिश्ड सोर्सेज आप यूज करते हो गवर्नमेंट के बेसिस पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के बेसिस पे, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप उन जॉब्स के को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब से कैसे कंपेयर करो। और इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आप खुद सर्वे कंडक्ट करते हो विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें आप उस जॉब से रिलेटेड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो आप कैसे सर्वे कंडक्ट कर सकते हो? पहला होता है की जॉब मैचिंग। जो सिमिलर की जॉब्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज की क्लास। सिमिलर जॉब को आपने एक क्लास के अंदर डाल दिया, क्लास 1 जॉब, क्लास 2 जॉब्स, इस तरह आपने सिमिलर जॉब्स के क्लासेस को क्रिएट कर दिया एंड उन क्लासेस का डेटा कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल जॉब। ऑक्यूपेशनल जॉब जैसे कि क्लर्क, ऑफिसर या मैनेजर्स आपने आइडेंटिफाई कर दिया एज पर देयर ऑक्यूपेशन एंड देन यू कलेक्ट द डेटा। नेक्स्ट इज जॉब इवेल्युएशन मेथड की सारी जो आप जितने भी सर्वे मेथड में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस सर्वे को कंडक्ट करने के लिए वो सेम मेथड, यानी कि जॉब इवेल्युएशन के जो 3-4 मेथड हैं उसमें से कोई एक सेम मेथड और सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं टू इवेल्युएट दी जॉब। एक होता है ब्रॉड क्लासिफिकेशन, दैट इज आप होमोजीनियस मतलब सेम, सिमिलर इन नेचर। तो आप होमोजीनियस जॉब को आप इंडस्ट्री वाइज ले सकते हो, प्रोफेशन वाइज ले सकते हो, या जोग्राफिकली आप ग्रुप कर सकते हो इन जॉब्स को एंड देन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज जॉब। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप सिमिलर जॉब्स को पे ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हो, यानी कि जो आपने पे ग्रेड्स बना देते हो। तो उस पे ग्रेड में जितनी उस सिमिलर जॉब्स होंगी वो एक पे ग्रेड में जाएंगी, दूसरी जो जॉब्स होंगी जो सेम होंगी नेचर में वो दूसरे पे ग्रेड में जाएंगी। तो इस तरह करके आप सिमिलर जॉब्स के लिए सेग्रीगेट कर देते हो उनको ग्रेड वाइज। और इसमें जो आपको रैंकिंग इवेल्युएशन, जॉब इवेल्युएशन के टाइम पे जो रैंक्स या नंबर ऑफ पॉइंट मिलते हैं बाय जॉब इवेल्युएशन कमेटी, उसके बेसिस पे आप जॉब्स को ग्रेड में डाल देते हो। तो 10 to 12 पे ग्रेड्स बन जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी हो जाता है कि उन 10 to 12 पे ग्रेड्स पे फोकस करना रादर देन हंड्रेड्स ऑफ पे रेट्स फॉर सिंगल जॉब। तो पे ग्रेड में जो पे ग्रेड कंसिस्ट ऑफ जॉब्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिफिकल्टी एंड इम्पोर्टेंस एज डिटरमाइंड बाय द जॉब इवैल्यूएशन। तो पे ग्रेड में मोर और लेस सिमिलर डिफिकल्टीज की जॉब्स होती हैं एंड इम्पोर्टेंस, मतलब कि जो मोर और लेस जिनका रेलेवेंस सेम होता है जॉब का, वो एक पे ग्रेड में जाती हैं, और जॉब्स विथ लेस डिफिकल्टीज और लेस इम्पोर्टेंस दे विल गो इन अनदर पे ग्रेड। तो इस फिर 10 to 16 ग्रेड्स एज पर दी क्लस्टर, लाइक फैक्ट्री जॉब्स हो गए, क्लैरिकल जॉब्स हो गए, तो 10 to 16 ग्रेड्स कॉमन है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या करते हो, अब आप नेक्स्ट स्टेप में हर पे ग्रेड का
प्राइस डिफाइन करते हो, आप एक वेज कर्व ड्रॉ करते हो जिसमें आपके पे रेट्स एंड पे ग्रेड्स आप वेज कर्व पे ग्राफिकली शो करते हो। और वेज कर्व क्या शो करता है कि जो करेंटली आप जॉब्स को क्या पे रेट्स डिसाइड कर रहे हो पर्टिकुलर जो जॉब्स हैं आपकी, एंड जो पे ग्रेड्स हैं वो पॉइंट और रैंकिंग के हिसाब से जो कि उनको जॉब इवैल्यूएशन में मिला, जो पॉइंट्स या रैंकिंग मिली है उसके हिसाब से जो आपका ग्रेड बना है, आप उन ग्रेड्स को क्या पे रेट्स दे रहे हो करेंटली, ये आपका डिफाइन करता है जॉब का। अब देखिए, ये देखो वाई एक्सिस पे वेज रेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स पर जॉब है जो कि जॉब इवैल्यूएशन कमेटी ने डिसाइड किया। अब यहाँ पे रेंज है पूरा, ये है मिनिमम रेंज, ठीक है। अब क्योंकि हमने बताया था कि जो जॉब इवैल्यूएशन में रेंज होनी चाहिए फ्रॉम लोएस्ट पेड टू हाईएस्ट पेड जॉब, और जो यहाँ पे एक और रेंज है दैट इज मैक्सिमम रेट, और जो मिडिल होता है या जो मीन होता है दैट इज डिफाइंड बाय वेज कर्व। और ये जो डॉटेड चीज आप देख रहे हैं दैट इज ये पे रेट्स हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं, पे रेट्स हैं जो कि डिसाइड किए गए हैं फॉर सिमिलर जॉब इन अ पर्टिकुलर ग्रेड, यानी कि एक ग्रेड के अंदर जितने भी जॉब्स आपने डाली हैं उनके पे रेट्स क्या क्या हैं वो ये पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेड सर्कल रेट, यानी कि जो आपकी पे ग्रेड की जो पे रेंज है उससे और भी ज़्यादा हाई लेवल पे जो पे रेट फॉल करते हैं दैट इज रेड सर्कल रेट। और वहीं पे अगर यहाँ पर कोई एक पे यहाँ पे भी कोई अगर एक किसी जॉब का पे फॉल हो रहा होता मिनिमम रेट से नीचे तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन सर्कल रेट, यानी कि मिनिमम जो आपका जो पे रेट्स हैं ग्रेड के अगर मिनिमम से नीचे है तो ग्रीन सर्कल और मैक्सिमम से हाई है तो रेड सर्कल रेट, ठीक है। नेक्स्ट, वेज कर्व डिफाइन करता है कि मैनेज एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन पे ग्रेड पॉइंट्स एंड वेज रेट, कौन सी जॉब को क्या ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं और उसके हिसाब से आपने उसका क्या वेज रेट डिसाइड किया है। तो जैसे बाकी सब वही है कि अगर आपने पे रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं मैक्सिमम लेवल से भी ज़्यादा दैट इज़ नोन एज रेड सर्कल रेट्स, और अगर आपके जो ग्रेड हैं वो मिनिमम लेवल से भी नीचे हैं तो दैट इज़ योर ग्रीन सर्कल रेट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फाइन ट्यून पे रेट्स एंड डिटरमाइन वेज स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप एक पे रेंज डिसाइड कर देते हो हर ग्रेड के लिए, जैसे ऑफिसर के ग्रेड 1 ऑफिसर, ग्रेड 2 ऑफिसर, ग्रेड 3 ऑफिसर, ऐसा सुना होगा ना, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स में ये बहुत सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है ग्रेड्स, और उसमें एक रेंज होता है। यू मस्ट हैव सीन इन सम एडवर्टीजमेंट ना, जिसमें सैलरी का डिफाइन होता है, एक रेंज वो देते हैं कि लाइक यहाँ इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जो पेमेंट है वो इस ग्रेड में इस पे ग्रेड के इस ऑफिसर ग्रेड के लिए है। तो इस तरीके से वेज स्ट्रक्चर कंपनी का ये शो करता है आपको कि किसी भी ग्रेड के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ग्रेड के लिए पे स्केल्स के क्या रेंजेस हैं फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।